नमस्कार। आइए सुनते हैं काशीनाथ सिंह की रचना काशी का 80 भाग 1 देख तमाशा लकड़ी का। मित्रों, यह संस्मरण वयस्कों के लिए है, बच्चों और बूढ़ों के लिए नहीं, और उनके लिए भी नहीं जो यह नहीं जानते कि 80 और भाषा के बीच ननद भौजाई और साली बानोई का रिश्ता है, जो भाषा में गंदगी, गाली, अश्लीलता और जाने क्या क्या देखते हैं, और जिन्हें हमारे मोहल्ले के भाषाविद परम चूतिया का पर्याय कहते हैं, ये भी कृपया इसे पढ़कर अपना दिल न दुखाएं। तो सबसे पहले इस मोहल्ले का मुख्तसर या बायोडाटा। कमर में गमछा, कंधे पर लंगोट और बदन पर जनेऊ। यह यूनिफॉर्म है 80 का। हालांकि बम्बई दिल्ली के चलते कपड़े लत्ते की दुनिया में काफ़ी प्रदूषण आ गया। पैंट, शर्ट, जीन्स, सफारी और भी जाने कैसी कैसी हाई फाई पोशाकें पहनने लगे हैं। लेकिन तब जब कहीं नौकरी या जजबानी पर मोहल्ले के बाहर जाना हो, वरना प्रदूषण ने जनेऊ या लंगोट का चाहे जो बिगाड़ा हो, गमछा अपनी जगह अडिग है। हर हर महादेव के साथ भोसड़ी के नारा इसका सार्वजनिक अभिवादन है। चाहे होली का कवि सम्मेलन हो, चाहे कर्फ्यू खुलने के बाद पीएससी और एसएसपी की गाड़ी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे गधे को दौड़ाता नंग धड़ंग बच्चा, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश या मार्गरेट थैचर या गोरबाचोव, चाहे जो आए, सबके लिए हर हर महादेव के साथ भोसड़ी के का जय जयकार। फर्क इतना ही है कि पहला बंद बोलना पड़ता है जरा जोर लगाकर, और दूसरा बिना बोले अपने आप कंठ से फूट पड़ता है। जमाने को लौड़े पर रखकर मस्ती से घूमने की मुद्रा आइडेंटिटी कार्ड है। इसका नमूना पेश है। खड़ाऊ पहनकर पांव लटकाए पान की दुकान पर बैठे तन्नी गुरु से एक आदमी बोला, किस दुनिया में हो गुरु? अमेरिका रोज रोज आदमी को चंद्रमा पर भेज रहा है और तुम घंटे भर से पान गुला रहे हो। मोरी में पुच्छ से पान का पीक थूक कर गुरु बोले, देखो एक बात नोट कर लो, चंद्रमा हो या सूरज, भोसड़ी के जिसको गरज होगी खुद आवेगा और यहाँ आवेगा। तन्नी गुरु टस से मस नहीं होंगे यहाँ से, समझे कुछ? जो मज़ा बनारस में, न पेरिस में, न फारस में। इश्तहार है इसका। यह इश्तहार दीवारों पर नहीं, लोगों की आंखों में और ललाटों पर लिखा रहता है। गुरु यहाँ की नागरिकता का सरनेम है। न कोई सिंह, न कोई पाड़े, न जादू, न राम, सब गुरु। जो पैदा भया वह भी गुरु, जो मरा वह भी गुरु। वर्गहीन समाज का सबसे बड़ा जनतंत्र है यह। गिरिजेश राज भाकपा, नारायण मिश्र भाकपा, अंबिका सिंह कभी कांग्रेस कभी जेड, तीनों की दोस्ती पिछले 30 सालों से कायम है और आने वाली कई पीढ़ियों तक इसके बने रहने के आसार हैं। किसी मकान पर कब्जा दिलाना हो, कब्जा छुड़ाना हो, किसी को फंसाना हो या जमानत करानी हो, तीनों में कभी मतभेद नहीं होता। वे उसे मंच के लिए छोड़ रखते हैं। 80 के मुहावरे में अगर तीनों नहीं तो कम से कम 2 एक ही गार्ड से रखते हैं। अंत में एक बात और, भारतीय भूगोल की एक भयानक भूल ठीक कर लें। 80 बनारस का मोहल्ला नहीं, 80 अष्टाध्यायी है और बनारस उसका भाष्य। पिछले 35 वर्षों से पूंजीवाद के पगलाए अमेरिकी यहाँ आते हैं और चाहते हैं कि दुनिया इसकी टीका हो जाए। मगर चाहने से क्या होता है? अगर चाहने से होता तो पिछले खाड़ी युद्ध के दिनों में 80 चाहता था कि अमेरिका का व्हाइट हाउस इस मोहल्ले का सुलभ शौचालय हो जाए, ताकि उसे दिव्य निपटान के लिए बाहरी अलंग अर्थात गंगा के पार जाना ना पड़े। मगर चाहने से क्या होता है, यदि प्रस्तावना। तो मित्रों, यही 80 मेरा बोध गया है और 80 घाट पर गंगा के किनारे खड़ा हुआ पीपल का दरख्त बोधि वृक्ष, जिसके नीचे मुझे निर्वाण प्राप्त हुआ था। अंतर्कथा यह है कि सन 53 में मैं गांव से बनारस आया था मजली भैया रामजी सिंह के साथ आगे की पढ़ाई के लिए। उन्हें बीए में प्राइवेट पढ़ना था, घर की खेती बाड़ी संभालते हुए, और मुझे इंटर में। बेहद सख्त गार्जियन थे, कुछ प्रेमचंद के बड़े भाई साहब की तरह। इस बात का मुझे भी आश्चर्य होता था और उन्हें भी। अपने अध्यापकों से अधिक ज्ञान के बावजूद, अपने ही मित्रों को पढ़ा कर पास कराने के बावजूद वे खुद फेल कैसे हो जाते हैं? उन्होंने एक बार अपने पास चेले को पकड़ा, रिजल्ट आया ही आया था। उन्होंने पूछा, बेलाल जी, हम तुझे पढ़ाएं, जो नहीं आता था तुझे सब बताएं, लिखाएं, रटाएं, तू पास हो गया, हम कैसे फेल हो गए? लालजी बोले,
गुरु ऐसा है, आप जो पढ़ाए वो तो हम पढ़े ही, बाकी आपकी चोरी चोरी भी पढ़े। उन्हें उसके उत्तर से संतोष नहीं हुआ। मुझसे पूछा, अंदाज़ा लगाओ तो जरा, क्या बात हो सकती है। इसमें अंदाज़ा लगाने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं अंदाज़ा लगाने लगा और नहीं लगा पाया, कारण कि भैया की शब्दकोश में व्याकरण के लिए कोई जगह नहीं थी। ने, में, का, के, पर, से आदि को बेमतलब का समझते थे। सीधे साधे वाक्य में अड़ंगेबाजी के सिवाय और कोई काम नहीं नजर आता था। लेकिन यह बात अगर उनको बताता तो लात खाता। बहरहाल बात निर्वाण की। एक दिन भैया ने कहा, तुम्हारी अंग्रेजी कमज़ोर है, वह बातचीत लायक होनी चाहिए। कोई तुमसे अंग्रेजी में कुछ पूछे और तुम उजबक की तरह टुकुर टुकुर ताकने लगो, ये अच्छा नहीं। तुम 80 के चुड़क्कड़ों के साथ खेलना छोड़ो और चलो अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करो। भैया मुझे इसी पीपल के पास ले आए। शाम के समय घाट पर भीड़ भाड़ कम थी। उन्होंने मुझे एक सीढ़ी के पास बिठा दिया और कहा, देखो डेली शाम को आकर यहाँ अभ्यास करो। ऐसे वे 15 गज दूर खड़े हो गए अटेंशन की मुद्रा में और बोले, पेड़ से बोलो, व्हाट इज योर नेम। फिर पेड़ के पास गए और सामने देखते हुए उसी मुद्रा में बोले, सर माय नेम इज राम सिंह। फिर वहाँ से 15 गज दूर, व्हाट इज योर फादर्स नेम। फिर पेड़ के पास से, सर माय फादर्स नेम इज श्री नारंग सिंह। इस तरह वे तब तक पीपल के पास आते जाते रहे जब तक पसीने पसीने नहीं हो गए। हाँ चलो अब तुम। वे सीढ़ी पर मेरी जगह बैठकर सुस्ताने लगे। मित्रों, भगवान झूठ न बुलवाएं तो कहूँ कि अंग्रेजी बोलना तो मुझे नहीं आया। हाँ, इतना जरूर समझा कि पसीने से ज्ञान का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि तुम्हें इतना अधिक पसीना क्यों होता है या बूढ़े बकरे की तरह क्यों गंधाते हो, तो मैं उनकी मूर्खता पर हंसकर रह जाता हूँ। अरे भले आदमी, ज्ञानी को ज्ञानोद्रेक से पसीना नहीं आएगा तो क्या कपकपी छूटेगी। लेकिन साहब, मेरे ज्ञान की बदिया बैठा दी मोहल्ले के आदिवासियों ने। इधर प्रामाणिक अनुभूति और उधर भोगा हुआ यथार्थ, और यथार्थ को पसीने से परहेज। एक थे हमारे बाप जान जो पौना उठाए हमें किताब कापियों में जोतते रहते थे। सालों खेती तो गई सरकार के उसमें, अगर यह भी नहीं करोगे तो भीख मांगोगे। दूसरी ओर मोहल्ला के बाप थे जो अपने बच्चों का स्कूल में नाम लिखाते थे, पढ़ने के लिए नहीं, सरकार की ओर से मुफ्त बंटने वाली दलिया के लिए। वे केवल रेसेस पीरियड में ही स्कूल में नजर आते थे। उनका यह जीवन दर्शन था, जो पठिव्यम तो मरितव्यम, न पठिव्यम तो मरितव्यम, फिर दांत कटाकट क्यों कर्तव्यम। पूरा मोहल्ला पीढ़ियों से इसी शैली में जीता चला आ रहा था, गाता बजाता झूमता मदमाता। किसी के पास कोई डिग्री नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, व्यवसाय नहीं, काम नहीं, पर लोग सुधारते समय पंडित महाराज ने पत्रा पोथी लपेटकर एक लाल बटन खोस दिया बेटे की काख में। बस वे तख्त पर बटन रखे हुए जनेऊ से पीठ खुजा रहे हैं और जजमान का इंतजार कर रहे हैं। जजमान रोज रोज नहीं आते, ग्रह नक्षत्र भी रोज रोज खराब नहीं होते, मुंडन, शादी ब्याह, जनेऊ जैसे संस्कार भी रोज रोज नहीं होते हैं, और न रोज रोज फत्ते गुरु के कंधे पर कुम्हड़ा होता है। फत्ते गुरु कुम्हड़े का पूरा वजन उठाए हुए मोहल्ले भर को सुनाने वाली ऊंची आवाज में आत्मालाप करते आ रहे हैं। पालागी फत्ते गुरु, जय हो यजमान। सट्टी गए थे का गुरु? कवन भड़ुआ सट्टी जात है जजमान? अरे तो इतना बड़ा कोहड़ा हफ्ते भर तो चलेगा ही गुरु, हफ्ते भर तुम्हारे यहाँ चलता होगा, यहाँ तो 2 जून के लिए भी कम है। मोहल्ला अपने दरवाजों, खिड़कियों, छत्तों से आग फाड़े फत्ते गुरु का कोहड़ा देख रहा है और उनके भाग्य से जल भून रहा है। संतोष है तो यह कि आज का दिन फत्ते गुरु का, कल का दिन किसी और गुरु का, कौन जाने हमारा ही हो। कहते हैं बुढ़ापे में तुलसी बाबा कुछ कुछ पिड़का और चिड़चिड़े हो चले थे। मोहल्ले वालों ने उनसे जरा सी छेड़छाड़ की, पिनक गए और साफ दे डाला, जाओ तुम लोग मूर्ख और दरिद्र रह जाओगे। मित्रों, मेरा मतभेद है इससे। शांतिप्रिय द्विवेदी जी को जितना तंग किया मोहल्ले ने, उससे अधिक तंग तो नहीं किया गया होगा बाबा को। और अगर उन्हें साफ ही देना था तो जाते जवाते उनके हाथ मानस की पोथी क्यों पकड़ा जाते। फिर भी ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन शराब कर भी क्या कर लिया बाबा ने। माथे पर चंदन की बेदी, मुंह में पान और तोंद सलाता हाथ, न किसी के आगे गिड़गिड़ाना, न हाथ फैलाना।
दे तो भला ना दे तो भला, उधर मंदिर इधर गंगा और घर में सिलबट्टा। देने वाला वह जजमान भोसड़ी के क्या देगा। भांग छानी निपटे और देवी के दर्शन के लिए चल बढ़े। चौके के लिए कुछ नहीं मगर जिए जा रहे हैं, वो भी ताव के साथ। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कहीं कोई फिक्र नहीं। और उधर से लौटे तो साथ में कभी काल एक जजमान, सुन बे रजुआ खोल के वाड़ी, आयल हो जजमान चकाचक। तो साहब कच्ची उम्र वाला जोबन आपन को भाग गया या दर्शन। काहे की है और काहे की खटखट, साथ तो जाना नहीं कुछ, फिर क्यों मरे जा रहे हो 24 घंटे, सारा कुछ जुटाए जा रहे हो। फिर भी कभी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। यह नहीं है तो वह नहीं है, इसे साड़ी तो उसे फ्राक, तो इसे फीस, तो उसे टिफिन, तो इसे दवा, तो उसे टॉनिक। इसे कुछ करो तब भी और ना करो तब भी। ये दुनिया चली रही है और चलती रहेगी। प्यारे लाल, अपनी भी जिंदगी जियो, दूसरों की नहीं। ऐसे में ही गया था सब्जी लेने 80 पर, लुंगी और जैकेट पहने हुए। लगभग 2 बजे दोपहर, सन 70 के जाड़ों के दिन। सलीम की दुकान पर खड़ा ही हुआ था कि सड़क से आवाज़ आई, डॉक्टर। मैंने मुड़कर देखा तो एक परिचित मित्र रिक्शे पर। इससे पहले 1-2 बार की भेंट हुई थी उससे। मैं पास पहुंचा तो उसने पूछा, आवारगी करने का मन है डॉक्टर? क्या मतलब? कहीं चलना चाहते हो? कलकत्ता, बम्बई, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, नेपाल, कहीं भी? मैं चकित बोला, रुको सब्जी देकर आते हैं तो बात करते हैं। उसने रिक्शे पर बैठे बैठे मेरा हाथ पकड़ा। एक बात का उत्तर दो, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इनमें से कितने दिन तुम्हारे अपने दिन हैं? अपने का मतलब जिसमें माँ बाप, भाई बहन, बीबी, बेटा बेटी, किसी का दखल ना हो, जैसे चाहो वैसे रहो, जैसा चाहो वैसा जियो। मैं सोच में पड़ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वह उसी गंभीरता से बोलता रहा। मैं चुप। सुनो, महीने में 27 दिन दे दो बीबी को, बाल बच्चों को, पूरे खानदान को। उनसे कहो कि भैया ये रहे तुम्हारे दिन, लेकिन ये 3 दिन मुझे भी दे दो, मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, उसके साथ जुल्म न करो, समझा? और सुनो, कार्यक्रम बनाकर जीने में तो सारी ज़िंदगी गंवा रहे हैं। हम घर से निकलते ही कहते हैं कि सुनो अमुक जगह जा रहे हैं और इतने बजे आएंगे, और कहीं बाहर जाना हुआ तो हफ्ते भर के राशन पानी, साग सब्जी का बंदोबस्त करके जाते हैं। इन सब का कोई मतलब है क्या? आवारगी करने का भी कार्यक्रम बनाया जाता है क्या? ठीक है यार, मैं सलीम को बता दूं कि सब्जी पहुंचा के घर पर बोल देगा। लो फिर वही बात, अरे जिन्हें खाना है वे ले जाएंगे, चलो तुम। अच्छा चलो। मैं भी बगल में रिक्शे पर बैठ गया। तुम भी क्या कहोगे? और साहब, मैंने सोचा था कि शहर में ही कहीं सिनेमा वगैरह देखकर शाम नहीं तो रात तक लौट आएंगे, लेकिन पहुंच गए पंजाब मेले से सचमुच कलकत्ता, वहाँ से डायमंड हार्बर, फिर वहाँ से काकद्वीप। छक कर रास्ते भर खाया पिया, मौज मनाई, पसीने के बगैर जिंदगी का मजा लिया। वही लुंगी और जैकेट, हवाई चप्पल, जेब में 10 नए पैसे, आन का आटा आन का घी, भोग लगावें बाबा जी। 5 दिन बाद लौटे थे घर। मौज तो बहुत आई, लेकिन लौटानी ट्रेन में ही एक दूसरा ज्ञान उदय हुआ। जो भी तुम पर पैसा खर्च करता है वह तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए, वह तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए। प्यारे लाल, ट्रेन छूटने वाली है, लपक के जरा 2 टिकट ले आओ, जरा उस तरफ बैठ जाओ, थोड़ा बदन सीधा कर ले यार। कैसे दोस्त हो? कहीं से 1 गिलास पानी नहीं पिला सकते? जरा वो तौलिए तो पकड़ाना, फ्रेश हो लिया जाए। गुरु सिगरेट तो है मगर माचिस छूट गई। डिब्बे में नज़र दौड़ाओ, कोई ना कोई जरूर बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा। अगर आप दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? घर में ऐसा कोहराम मचा था कि ना पूछिए। कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला था और बीबी ने बेवा होने की पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि माया मोह के जंजाल में फंसा मैं 80 का प्रवासी इस दर्शन के काबिल नहीं। 80 पर प्रवासियों की एक ही नस्ल थी शुरू में, लेखकों कवियों की। आज़ादी के बाद देश में जगह जगह केंद्र खुलने शुरू हो गए थे, मुर्गी पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, सुअर पालन केंद्र, मगर घड़ियाल पालन केंद्र। इन कवियों लेखकों ने भी अपना एक केंद्र खोल लिया, केदार चाय वाले की दुकान में। कवि पालन केंद्र, कोई साइन बोर्ड नहीं था, लेकिन जनता उसे इसी रूप में जानती थी। सुबह हो या दोपहर या शाम, केदार विजय मोहन, अच्युभेश्वरी प्रताप, शालिग्राम, अधीर, आनंद भैरव शाही, विद्यासागर, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम तिवारी, विष्णुचंद्र शर्मा, बाबा कारांत, इनमें से किसी को भी
समूह में या अलग अलग यही पाया जाता था। इसके मानद इंचार्ज थे समीक्षक नामवर सिंह और पर्यवेक्षक थे त्रिलोचन। ये कवि प्रायः यहीं से काव्य भोज के लिए तुलसी पुस्तकालय या साधु बेला आश्रम की ओर रवाना होते, मगर हाय 60 शुरू होते होते कभी भी फुर्र हो गए और केंद्र भी टूट गया। सन 65 के आसपास जब धूमिल का आविर्भाव हुआ तो उसने गुरु के चरण चिन्हों पर चलते हुए केदार चायवाले के सामने हजारी की दुकान का केंद्र बनाने की कोशिश की। हजारी के बगल में कन्हैया हलवाई की दुकान, वो कन्हैया के यहाँ से 4 आने की जलेबी लेता और 4 आने का सेब दाल मोट और हजारी की दुकान पर आ बैठता। इधर उधर से कवियाई दूसरे लोग भी आते और नागानंद भी। कवियों की नज़र अखबार या बहस पर होती, नागानंद की जलेबी नमकीन के दोनों पर। ऐसे में केंद्र क्या चलता। मगर बाद में कई वर्षों तक जिस प्रकार गोला देवनाथ के इलाके में घुसते ही मसालों की गंध से नाक परपराने लगती है, उसी प्रकार 80 पर खड़े होने वाले किसी भी आदमी के कान के पर्दे काव्य चर्चा में फटने लगते थे। धूमिल काव्यद्रोहियों के लिए परशुराम था और उसकी जीभ फरसा। 80 में धूमिल क्या गया जैसे आंगन में बेटी विदा हो गई, घर सूना और उदास। इधर सुनते हैं कि कोई बुढ़ऊ से हैं काशीनाथ यूनिवर्सिटी के मास्टर जो कहानियाँ फहानियाँ लिखते हैं और अपने 2-4 बकलोल दोस्तों के साथ मारवाड़ी सेवा संघ के चौतरे पर राजेश ब्रदर्स पे बैठते रहते हैं। अक्सर शाम को, ए भाई वो तुमको किधर से लेखक कहीं बुझाता है जी? बकरा जैसे दाढ़ी दाढ़ा बढ़ाने से कोई लेखक कभी थोड़े न बनता है। देखा नहीं था दिनकरवा को? अरे वह रामधारी सिंहवा जब चदरा वदरा कन्याज पर तान के खड़ा हो जाता था, 6 फुटा जवान, तब भा बरता रहता था और ई भोसड़ी के अखबार पर लाई दाना फैलाई के 1 पुड़िया नून और 1 पाव मिर्चा बटोर के भकोसत रहता है। कभी लेखक ऐसे होता है का? सच्ची कहे तो नमवर धूमिल के बाद 80 का साहित्य फाहित्य का LKD हो गया।